हेलो गाइस आज की हमारी वीडियो में हम डिवोर्स का कंसेप्ट मुस्लिम लॉ के अंदर जो है वो पूरा डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का हमारे चैनल लॉ विद ट्विंस में हार्दिक स्वागत करता हूं और इसके साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो मैं अपना टॉपिक शुरू करूंगा इंट्रोडक्शन से। तो गाइज जो भी बताऊंगा आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं डिवोर्स की, तो गाइज डिवोर्स का मतलब होता है मैरिज का एंड होना, मैरिज का अंत होना। जो किसी व्यक्ति की मैरिज है वो दो तरीकों से खत्म हो सकती है। देयर आर टू वेज टू डिसॉल्व द मैरिज ऑफ एनी पर्सन। वन इज बाय डेथ, डेथ से उसकी मैरिज खत्म हो सकती है, और दूसरा तरीका क्या है, बाय डिवोर्स, डिवोर्स से भी उसकी मैरिज खत्म हो सकती है। डेथ से भी हो सकती है, डिवोर्स से भी हो सकती है। तो डिवोर्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका है मैरिज को खत्म करने का। इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वे टू एंड द मैरिज। तो डिवोर्स का मतलब क्या है, पहले डिवोर्स का मतलब क्या है? तो डिवोर्स का सिंपल सा मतलब होता है एंड ऑफ द मैरिज। मैरिज का अंत ही डिवोर्स है। डिवोर्स के बाद क्या होता है, जो पति पत्नी है उनके जितने भी राइट्स होते हैं एक दूसरे को लेकर, जितनी भी ओब्लिगेशन होती है एक दूसरे को लेकर, वो सारी खत्म हो जाती हैं। ऑल द म्यूचुअल राइट्स एंड ओब्लिगेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ कम्स टू एंड। डिवोर्स के बाद वो खत्म हो जाएंगी, वो पति पत्नी रहेंगे नहीं। ना तो पत्नी बाउंड है पति के लिए कुछ करने को, ना पति बाउंड है पत्नी के लिए कुछ करने को। उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज जो थे शादी के बाद एक दूसरे के लिए, वो खत्म हो जाते हैं, उनका अंत हो जाता है डिवोर्स होने के बाद। जब डिवोर्स हो जाता है, जो पत्नी है वो इमीडिएटली दूसरी शादी नहीं कर सकती, उसे कुछ टाइम तक वेट करना पड़ता है, कुछ टाइम पीरियड काटना पड़ता है, उसको इद्दत का टाइम पीरियड का बोलते हैं। कितना होता है डिवोर्स होने के बाद? अगर डिवोर्स से मैरिज खत्म हुई है तो कितना टाइम पीरियड इद्दत काटना पड़ता है? तो वो होता है 3 लूनार मंथ। 3 लूनार मंथ मतलब मैरिज खत्म होगी डिवोर्स से तो 3 लूनार मंथ काटने पड़ेंगे। उसके बाद वाइफ जो है वो दूसरी मैरिज कर सकती है। वैसे ही अगर डेथ से मैरिज खत्म होती है, किसी लड़की का पति मर गया, उसकी मैरिज खत्म हो गई, तब भी वो इमीडिएटली दूसरी मैरिज नहीं कर सकती, उसको 4 मंथ एंड 10 डेज तक का वेट करना पड़ता है दूसरी शादी करने के लिए। उसी के बाद वो दूसरी शादी कर सकती है। ये इद्दत को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अलग वीडियो में। यहाँ पे आप इतना समझ लो कि इन केस द मैरिज इज डिसॉल्व्ड बाय द डिवोर्स, then the woman must observe the iddat for a period of 3 lunar months. And if the marriage is dissolved by the death of the husband, then the woman is bound to observe the iddat for a period of 4 months and 10 days. ये सारी बातें आपने यहाँ पे लिख लेनी है। अब हम बात करेंगे डिवोर्स के प्रकार की, काइंड्स की, कितने प्रकार का डिवोर्स है, कौन डिवोर्स ले सकता है। देखिए गाइज, जो मुस्लिम लॉ है इसमें हस्बैंड को डिवोर्स लेने की पावर ज्यादा दी हुई है एज कम्पेयर टू वाइफ। तो वो हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे डिटेल में। हम काइंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि डिवोर्स के काइंड्स कितने हैं। तो गाइज ये वाला चित्र जो है वो अपने अपने कॉपी में बना लेना। थोड़ा बता देता हूं मैं। तो डिवोर्स है, जब मैरिज है वो दो तरीकों से डिसॉल्व हो सकती है, मैंने बता दिया। पहला है बाय डेथ ऑफ द पार्टीज, किसी पार्टी की डेथ होगी, मैरिज खत्म हो जाएगी। दूसरा है बाय डिवोर्स ऑफ द पार्टीज। अब डिवोर्स के काइंड्स क्या क्या है वो बताता हूँ। डिवोर्स का जो काइंड है, एक होता है जुडिशियल डिवोर्स, एक होता है जुडिशियल डिवोर्स, एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स। एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स मतलब कोर्ट के बाहर जाके डिवोर्स लेना। जुडिशियल डिवोर्स तो ये वाला है, ये वाला जो है जुडिशियल डिवोर्स है सारा। एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स ये सारा है, ये वाला, ये सारा एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स के प्रकार है। तो जो एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स है इसमें पहले पावर हस्बैंड को दी गई है, फिर वाइफ को दी गई है डिवोर्स लेने की, फिर म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लिया जा सकता है, फिर जुडिशियल डिवोर्स में ही आएगा। जो हस्बैंड को पावर दी गई है तो हस्बैंड तलाक दे सकता है, ये पावर है। तलाक और डिवोर्स सेम नहीं है, डिवोर्स बहुत वाइड टर्म है। तलाक एक तरीका है, एक वे है डिवोर्स को लेने का। तो एक तरीका जो है तलाक है, जिसको यूज कर मुस्लिम पति अपनी मैरिज को खत्म कर सकता है। दूसरा क्या है, इल्ला। तीसरा क्या है, जिहर। मुस्लिम वाइफ की बात की जाए तो उसको पावर है तलाक के तफवीज, तलाक के तफवीज के जरिए ये डिवोर्स ले सकती है। जो तीसरा है वो है म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेना। इसमें दो आएंगे, एक खुला आएगा, एक मुबारत आएगा। फिर जुडिशियल डिवोर्स की बात की जाए तो इसमें जुडिशियल डिवोर्स लेने की पावर रहेगी, कोर्ट में जाके डिवोर्स लिया जाएगा। तो एक तो है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, मतलब जुडिशियल डिवोर्स लिया जा सकता है अंडर दिस एक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939।
और दूसरा जो है जुडिशियल डिवोर्स जो है वो क्या है, लियन के जरिए लिया जा सकता है और फासक के जरिए लिया जा सकता है। लियन के जरिए कौन लेती है, लेती वाइफ ही है, लेती वाइफ ही है। ये वाइफ जो है, मैं वाइफ को, एक तो मैंने राइट यहाँ लिखा हुआ डिवोर्स लेने का, तलाक के तफवीज, वाइफ का राइट है डिवोर्स लेने का, लियन भी वाइफ का ही है। तो ये लियन लेगी कोर्ट में जाके, यहाँ पे लेगी बिना कोर्ट के डिवोर्स मिल जाएगा। तो इसको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारा पढ़ लीजिए क्या क्या है, फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं तलाक की बात करूं तो तलाक लेने की पावर सिर्फ पति की है, सिर्फ एक हस्बैंड की है, वही तलाक ले सकता है, पत्नी के पास तलाक लेने की पावर नहीं है। तो तलाक जो दो प्रकार का होता है, पहला है तलाक उल सुन्नत, इसके दो प्रकार हैं, दो काइंड है। दूसरा तलाक उल बिद्दत। अगर मैं तलाक उल सुन्नत की बात करूं तो इसको रेवोकेबल तलाक कहा जाता है। मतलब बोलने का कि अगर तलाक उल सुन्नत हुआ है, इसके जरिए तलाक लिया गया है, तो वो कैंसिल हो सकता है, कैंसिल होने की संभावना होती है। तलाक उल बिद्दत होता है इर्रेवोकेबल, मतलब एक बार तलाक हो चुका तो वो कैंसिल नहीं हो सकता, वो फाइनल है। यही बताना चाहूँगा मेरे स्टूडेंट्स कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो तलाक उल सुन्नत के फेवर में थे, वो इसको बोलते थे ये बिल्कुल सही है, ये हो सकता है, पर वो तलाक उल बिद्दत के बिल्कुल अगेंस्ट थे, वो इसको डिसअप्रूव्ड मानते थे। मतलब इसको अप्रूवल कभी नहीं मिली, तो ये था ही नहीं, ये बाद में डाला गया, मुस्लिम ने बाद में ऐड किया है, ये स्टार्टिंग में नहीं था। इसको डिसअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ तलाक कहा जाता है। इसको अप्रूवल कभी नहीं मिली प्रॉफिट मोहम्मद की, पर हाँ इसको अप्रूवल मिली है। प्रॉफिट मोहम्मद बोलते थे कि तलाक शब्द वैसे मुंह से लेना भी पाप है, इट इज सिन, ये सिन है कि तलाक शब्द मुंह से लिया जाए, पर फिर भी वो बोलते थे कि पति पत्नी खुश नहीं है, अलग होना चाहते हैं, तो वो तलाक ले सकते हैं। अब तलाक उल सुन्नत के वो फेवर में थे। सुन्नत वर्ड जो है ना, वो सुन्ना से आया हुआ है। सुन्ना का मतलब होता है ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, प्रैक्टिस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। तो जो प्रॉफिट मोहम्मद प्रैक्टिस करते थे, जिसको मानते थे, वो ये वाला तलाक था, तलाक उल सुन्नत। इसको रिवोक किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। तो जो तलाक उल सुन्नत है ये दो प्रकार का है। आगे पहला तलाक अहसन, अहसन, दूसरा हसन, तलाक हसन। अगर मैं हसन वर्ड की बात करूं या हसन वर्ड की बात करूं तो ये दोनों जो है वो क्या है, ये दोनों अरेबिक भाषा के शब्द हैं, अरेबिक भाषा के शब्द हैं। अहसन का मतलब होता है, क्या मतलब होता है अहसन का अरेबिक भाषा में, मोस्ट प्रॉपर, मोस्ट प्रॉपर, या फिर वेरी गुड, या फिर वेरी गुड, या फिर मोस्ट अप्रूव्ड, मोस्ट अप्रूव्ड बोल सकते हो आप। ये हसन शब्द का मतलब है। हसन शब्द की बात करूं तो इसका मतलब होता है गुड या फिर प्रॉपर, प्रॉपर। मतलब बोलने का मेरा ये है कि जो हसन तलाक है इट इज मोस्ट प्रॉपर फॉर्म ऑफ तलाक, ये सबसे अच्छी फॉर्म मानी जाती है तलाक लेने की मुस्लिम्स में। प्रॉफिट मोहम्मद इसको सबसे अच्छी फॉर्म मानते थे। जो हसन तलाक है इसको अच्छी फॉर्म माना जाता है, सबसे अच्छी माना जाता है, ये गुड फॉर्म मानी जाती है, ये वेरी गुड मानी जाती है, ये प्रॉपर मानी जाती है, ये मोस्ट प्रॉपर मानी जाती है। अगर मैं हसन तलाक की बात करूं, इसको प्रॉफिट मोहम्मद क्यों मोस्ट प्रॉपर फॉर्म ऑफ तलाक करते थे, इसका सिर्फ एक रीज़न था, क्योंकि जब इस फॉर्म में तलाक लिया जाता है तो तलाक शब्द का यूज़ सिर्फ एक बार होता है। व्यक्ति जो हस्बैंड है वो सिर्फ एक बार तलाक शब्द को मुंह से लेता है, सिर्फ एक बार। लेकिन जब इसमें तलाक लिया जाता है इस फॉर्म में, तो तलाक शब्द को 3 बार यूज़ किया जाता है। तो इसलिए इसको वो कम फॉलो करते थे, इसको ज़्यादा फॉलो करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि तलाक शब्द मुंह से लेना भी पाप है, तो इसमें सिर्फ एक बार लिया जाता है। अब ये हसन तलाक है, इसको मोस्ट प्रॉपर फॉर्म ऑफ तलाक कहा जाता है। अगर हसन तलाक लेना हो तो 3 कंडीशनें पूरी करनी पड़ती हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 3 कंडीशनें पूरी करनी पड़ती हैं हसन तलाक लेने के लिए। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो पति है, जो हस्बैंड है, वो क्या करेगा, वो सिंगल प्रोनाउंसमेंट करेगा तलाक की, वो बोलेगा अपनी पत्नी को कि मैं आपसे तलाक लेना चाहता हूँ। पहली बात तो बोल दिया। दूसरी बात, जो पति बोलेगा वो कब बोलेगा, वो बोलेगा तुहर के टाइम पीरियड में, तुहर के टाइम पीरियड में। तुहर का मतलब होता है स्टेज ऑफ प्योरिटी, मतलब जब वुमेन के मेंसेस ना आए हो, वुमेन मेंसेस से फ्री हो, उस टाइम पे उसको बोलेगा कि मैं आपसे तलाक लेना चाहता हूँ। एक बार तलाक शब्द यूज करेगा। तीसरी बात कि जैसे ही वो तलाक शब्द बोलेगा मैं आपसे तलाक लेना चाहता हूँ, तुहर के टाइम पीरियड पे बोलेगा जब वुमेन को मेंसेस ना आए हो, तो उसके बाद फिर वो वुमेन से कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेगा, उसको इद्दत काटने के लिए छोड़ देगा। इद्दत का टाइम पीरियड क्या होता है डिवोर्स के बाद, 3 मंथ, मतलब 3 मंथ तक वो उससे कोई भी संबंध नहीं बनाएगा। जब 3 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे तो ये डिवोर्स फाइनल हो जाएगा, फिर ये डिवोर्स कैंसिल नहीं हो सकता। पर
3 मंथ होने से पहले पहले कभी भी कैंसिल हो सकता है। पति ने बोल दिया मैं आपसे तलाक लेना चाहता हूं, तुहर का टाइम पीरियड था और उसके बाद वो इद्दत काटने लग पड़ी वूमेन, तो अगर पति ने 3 मंथ के अंदर अंदर कभी भी तलाक रिवोक करना चाहा तो किया जा सकता है। कैसे रेवोकेशन होगा? रेवोकेशन 2 तरीके से हो सकता है। एक्सप्रेसली रेवोकेशन इज पॉसिबल बाय एक्सप्रेस वर्ड या बाय इंप्लाइड। एक्सप्रेस का मतलब क्या है कि जो पति है वो क्या करेगा, वो अपनी पत्नी को शरेआम बोल देगा, साफ साफ मुंह से लिखकर बोल देगा या मुंह से बोल देगा कि मैं आपके साथ ही रहना चाहूँगा, मैंने जो डिवोर्स लेने की बात की थी, तलाक लेने की बात की थी, वो मैं नहीं चाहता, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। ये हो गया एक्सप्रेस रेवोकेशन। इंप्लाइड रेवोकेशन में पति क्या करेगा कि पत्नी के साथ कुछ नहीं बोलेगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेगा, रात को सो जाएगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेगा, दिन को कर लेगा, तो वो फिर क्या हो जाएगा, जो तलाक लिया गया था वो रिवोक हो जाएगा। पर जैसे ही 3 मंथ कंप्लीट हुए, पति ने पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया, कोई रेवोकेशन नहीं किया, तो 3 मंथ के बाद फिर ये इररेवोकेबल हो जाएगा, फिर वो रिवोक नहीं किया जा सकता। ये सारी बातें तलाक हसन में आपने लिखनी है पॉइंट वाइज। अब बात आती है तलाक हसन की। ये प्रॉपर फॉर्म ऑफ तलाक है। इसको प्रॉपर फॉर्म ऑफ तलाक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें तलाक शब्द का प्रयोग 3 बार होता है। 3 बार होता है, एक बार नहीं होता। इसमें कंडीशनें क्या होती हैं, क्या कंडीशनें चाहिए? पहली कंडीशन क्या है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, देखिए आप यहाँ लिख रहा हूँ। पहली कंडीशन क्या है तलाक हसन के लिए? सबसे पहला क्या है, पति 3 बार तलाक बोलेगा, इकट्ठा नहीं बोलेगा, वो एक मंथ के बाद बोलेगा। जैसे पहले महीने बोल दिया उसने कि मैं आपसे तलाक चाहता हूँ, फिर अगले मंथ को बोलेगा मैं आपसे तलाक चाहता हूँ, फिर उससे अगले मंथ को बोलेगा मैं आपसे तलाक चाहता हूँ, फिर तलाक इररेवोकेबल हो जाएगा। जैसे ही तीसरी प्रोनाउंसमेंट ली जाएगी वैसे ही तलाक इररेवोकेबल हो जाएगा, कैंसिल नहीं हो सकता। पर तीसरी प्रोनाउंसमेंट से पहले वो कभी भी रिवोक हो सकता है, कभी भी कैंसिल हो सकता है। एक्सप्रेसली वही बोलकर कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, या इम्प्लाइडली सेक्सुअल इंटरकोर्स कर भी तलाक रिवोक हो सकता है। तो क्या होगा तलाक हसन में, पति 3 सक्सेसिव प्रोनाउंसमेंट करेगा तलाक की। दूसरी बात कब करेगा? स्टेज ऑफ प्यूरिटी में। स्टेज ऑफ प्यूरिटी मतलब बोलने का जब वुमेन को मेंसेस ना आए हो, वो तुहर की स्टेज में हो, प्योर हो वो। तीसरी बात, अगर मान लो कि वुमेन ऐसी है कि उसको मेंसेस आते नहीं है, ऐसा हो सकता है, एक एज के बाद कई बार मेंसेस आना बंद हो जाते हैं, 60 साल 65 साल, उसको डिवोर्स दिया तलाक दिया जा रहा है, तब क्या किया जाएगा? तब उसे 3 बार तलाक तो बोलना है, पर वो हर 30 दिन के बाद बोलेगा। मतलब पहली बार उसने 1 जनवरी को बोल दिया, अब उसके 30 दिन के बाद मान लो 1 फरवरी को बोल देगा, फिर 30 दिन के बाद मान लो 1 मार्च को बोल देगा, 30 दिन का गैप होगा। फिर डिवोर्स जो है, चौथी बात क्या है कि वुमेन को जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया जाता। अगर 3 मंथ लगातार सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया जाता, पति रिवोक नहीं करता तलाक को, तो वो तलाक जो फाइनल हो जाता है, फिर उस तलाक को रिवोक नहीं किया जा सकता। पर 3 मंथ पूरे होने से पहले पहले कभी भी खत्म किया जा सकता है। तो ये सारी बातें हमें तलाक हसन में लिखनी है। अब इसको आप डिटेल में चाहते हो, मैंने एक वीडियो अलग से बनाई है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता सकता हूँ, सारी बातें नहीं बता सकता, तो मैंने कंप्लीट कर दिया, वैसे इतना काफ़ी है आपके लिए। अब आती है बात तलाक उल बिद्दत की, जो इररेवोकेबल तलाक है, ये डिसअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ तलाक है, इसको कभी प्रॉफेट मोहम्मद ने अप्रूव नहीं किया। इसको ट्रिपल तलाक भी कहा जाता है। ट्रिपल तलाक जो है वो यही है। इसको 2017 में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। 2017 में एक केस हुआ था, केस का नाम क्या था? शरिया बानो, SHARY, शरिया बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस था 2017 का। 5 जजेस ने सुना था सुप्रीम कोर्ट के, और 3:2 की मेजोरिटी थी। 3 जजेस ने कहा था कि ये जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये गलत है, और 2 ने कहा था सही है। पर मेजोरिटी को देखा गया और इसको खत्म कर दिया गया है। अब क्रिमिनलाइज भी कर दिया गया। अगर कोई मुस्लिम ट्रिपल तलाक करता है तो उसको सजा हो सकती है, 3 साल तक की जेल का प्रावधान है। जो तलाक उल बिद्दत है स्टूडेंट्स, यहां बताऊंगा आपको मैं कि जो शरिया बानो का केस हुआ था उसके बाद इसको खत्म किया गया, इसलिए कहूंगी ये बड़ा गलत है। इसमें तलाक इररेवोकेबल होता है। कोई भी पति बिना किसी कारण के पत्नी को बोल सकता है कि तलाक तलाक तलाक, बिना किसी कारण के, और तलाक हो जाएगा, रिवोक भी नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा, इमीडिएटली इररेवोकेबल। इसलिए इसको खत्म कर दिया गया है। तो आपने शरिया बानो का केस लिख देना है और सारी बातें लिख देनी है। अब हम आगे पढ़ते हैं इल्ला के बारे में, जो कि पति को पावर दी गई है। इल्ला की भी पति के रिगार्डिंग पावर है इल्ला की। इल्ला को पढ़ लेते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अगर मैं इल्ला की बात करूं तो इल्ला में क्या होता है कि एक जो मुस्लिम हस्बैंड है वो भगवान की, अल्लाह की कसम खाता है और शपथ लेता है कि वो अपनी पत्नी के साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेगा, और वो पत्नी को साथ फिर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करता। अगर वो 4 मंथ तक कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करता तो इल्ला से फिर डिवोर्स हो जाता है। क्या बोले तो कि ए हस्बैंड
जो हस्बैंड है, मुस्लिम पति जो है, जो कि साउंड माइंड का है, जिसका दिमाग बिल्कुल सही है और मेजर है, वो क्या करता है, वह भगवान की कसम खाता है, स्वेयर बाय द गॉड, और टेक बो मतलब शपथ लेता है वो, कि वो अपनी पत्नी के साथ किसी भी प्रकार का सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेगा, दैट ही विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिज वाइफ। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है पत्नी से वो कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करता, और अगर 4 मंथ से ज्यादा का टाइम पीरियड हो जाए और 4 मंथ से ज्यादा के टाइम पीरियड के लिए वो कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करता है, तो फिर उनका डिवोर्स बाय इल्ला हो जाता है। इन पर्सनस ऑफ द वो मतलब शब्द, ही अब्सटेन फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिज वाइफ फॉर 4 मंथ या मोर, या इससे ज्यादा भी हो सकता है, तो फिर वो डिवोर्स बाय इल्ला हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि इनको मैं और डिटेल में करवाऊं, तो आज से मैंने 1-1.5-2 साल पहले वीडियो बनाई थी, इनको मैंने डिटेल में बताया था, एक एक 1 बाय 1 वीडियो में अलग अलग। तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाएं, वहाँ मुस्लिम लॉ जहाँ पे प्ले लिस्ट लिखा हुआ है उसको क्लिक करें, वहाँ पे मुस्लिम लॉ की वीडियो आ जाएंगी बहुत सारी, वहाँ पे आप पुरानी वीडियो देखेंगे तो मैंने इनको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। फिलहाल इकट्ठा डिवोर्स अगर आपको आता है तो इतना काफ़ी है आपके लिए। डिवोर्स बाय इल्ला क्या हो गया कि पति ने कसम खा ली, पति ने शर्त ले ली भगवान की कि मैं अपनी पत्नी के साथ कोई भी प्रकार का सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेगा, और फिर 4 मंथ तक नहीं करता है तो डिवोर्स बाय इल्ला हो जाता है। तो अब मैं अगर जिहर की बात करूं तो जिहर का मतलब होता है अनलॉफुल कंपैरिजन। जब एक मुस्लिम पति अपनी पत्नी का गलत तरीके से कंपैरिजन करता है, वो होता है जिहर। जैसे कि एक मुस्लिम है जो साउंड माइंड का है, मेजर है, वो अपनी पत्नी का कंपैरिजन अपनी माँ के साथ करता है, या अपनी बहन के साथ करता है, या किसी और रिलेशनशिप में जो लड़कियां आती हैं उनसे करता है, या उसकी प्रोहिबिटेड डिग्री में आ रही हैं। जैसे वो लड़की को बोले कि तू तो मेरी माँ की जैसी है, तू तो मेरी बहन के जैसी है, जो मैं तेरे साथ कर सकता हूँ वो बहन के साथ कर सकता हूँ, कुछ ऐसा नेगेटिव तरीके से। तो जो पत्नी है उसको राइट मिल जाता है कि पत्नी अपने पति के साथ फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से मना कर सकती है, जब तक कि पति अपने आप को पनिश ना करे, पति अपने आप को सेल्फ पनिशमेंट ना दे, जिसको बोलते हैं पिनेंस, PENANCE, पिनेंस, सेल्फ पनिशमेंट। अगर पति अपने आप को पनिश कर देता है तब तो पत्नी जो उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेती है, नहीं करता है तो पत्नी सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से मना कर सकती है। इवन पत्नी कोर्ट में जा सकती है और कोर्ट में जाके जुडिशियल डिवोर्स भी ले सकती है, कोर्ट में जाकर इस ग्राउंड पे कि मेरे को मेरी पति ने गलत तरीके से कंपेयर किया, जियर किया है, मुझे डिवोर्स दिया जाए। थोड़ा पढ़ो आपको समझ आ जाएगा। जियर में क्या होता है, एक हस्बैंड है जो कि साउंड माइंड का है, सेन है, साउंड माइंड का है, एडल्ट है, वो क्या करता है, ही कंपेयर्स हिज वाइफ टू हिज मदर, वो अपनी माँ के साथ कंपेयर करता है कि तू मेरी माँ के जैसी है, या एनी अदर फीमेल ऑफ प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप डिग्री, या किसी और फीमेल के साथ कंपेयर करता है जो प्रोहिबिटेड डिग्री में आती हैं, जैसे उसकी बहनें जो भी प्रोहिबिटेड डिग्री में आती हैं उनके साथ कंपेयर करता है। तो जो वाइफ है उसको राइट मिल जाता है कि वह पति को रिफ्यूज कर सकती है। वाइफ हैज राइट टू रिफ्यूज फॉर कोहैबिटेशन, वाइफ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से मना कर सकती है पति को, जब तक कि पति अपने आप को पनिश ना करे, अनलेस ही पनिश्ड हिमसेल्फ प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। क्या पनिशमेंट दे वो, या तो वो अगर मान लो पुराने समय में क्या होता था, लोगों के पास कुछ दास होते थे, स्लेव्स होते थे, तो वो स्लेव छोड़ने पड़ेंगे, उनको आज़ाद करना पड़ेगा, ये पनिशमेंट है। या 2 मंथ के लिए फास्ट रखना पड़ेगा, रोज़े रखने पड़ेंगे 2 मंथ के लिए, यानी साथ में जो अगर पति के पास कोई स्लेव है, दास है, उनको छोड़ना पड़ेगा, और साथ में 2 मंथ रोज़े रखने पड़ेंगे, और साथ में 60 गरीबों को खाना खिलाना पड़ेगा, ये पनिशमेंट है। पति ये कर लेता है तो पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकता है, नहीं करता तो पत्नी सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से मना कर सकती है। इसके बावजूद चौथा क्या पॉइंट है कि शी कैन अप्लाई टू द कोर्ट। अगर पति ने मान लो ये अपने आप को पनिश नहीं किया, अपने आप को किसी प्रकार की पनिशमेंट नहीं दी, तो क्या है, जो पत्नी है शी कैन अप्लाई टू द कोर्ट, वो कोर्ट में अप्लाई कर सकती है फॉर एन ऑर्डर रिक्वायरिंग हिम आइदर टू परफॉर्म ए पेनेंस, की कोर्ट से वो बोल सकती है कि या तो मेरे पति को बोलो वो खुद को पनिश करे, पेनेंस के लिए ऑर्डर करो कि वो खुद को पनिश करे, या फिर मुझे इस ग्राउंड पे रेगुलर डिवोर्स दिया जाए, मेरे को डिवोर्स दिया जाए कि मेरे पति ने जिहर किया है। जिहर में एक्चुअली में डिवोर्स लेती पत्नी है, पति तो बस कंपेयर कर देता है, पर है तो पति का, शुरुआत तो पति ने की तो पति का ग्राउंड माना जाता है, ये पति ने शुरुआत करी तो पति का ग्राउंड माना जाता है। ठीक है जी। अब जिहर हो गया, जिहर का लीगल इफेक्ट क्या होगा, जिहर का लीगल इफेक्ट क्या होगा, मान लो जिहर पति ने पत्नी को गलत तरीके से कंपेयर कर दिया, उसका क्या लीगल इफेक्ट होगा, क्या होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स अनलॉफुल हो जाएगा, पति सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकता, अगर करता है वो अनलॉफुल माना जाएगा। दूसरी बात, जो
पति है उसको अपने आप को पनिश करना पड़ेगा, सेल्फ पनिशमेंट देनी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं पिनेंस, PENANCE, पिनेंस। तीसरी बात, द वाइफ कैन क्लेम द जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स अंडर द फ्रॉम द कोर्ट से वो जुडिशियल डाइवोर्स के लिए बोल सकती है। तो हमारे पति के जितने भी ग्राउंड है, चाहे तलाक है, इल्ला है, जहर है, सारे कंप्लीट हो गए। अब हम करते हैं वाइफ के जो है तलाक के तफवीज। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं तलाक के तफवीज की बात करूं तो ये पावर मुस्लिम वाइफ को दी गई है। तलाक के तफवीज, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तलाक लेने की पावर सिर्फ मुस्लिम पति के पास होती है, हस्बैंड के पास होती है, वाइफ के पास कोई पावर नहीं होती। पर अगर पति चाहे तो वो अपनी तलाक की पावर पत्नी को दे सकता है, डेलीगेट कर सकता है। इसलिए इसको तलाक के तफवीज को डेलीगेटेड तलाक भी कहा जाता है। तफवीज का मतलब ही डेलीगेट करना होता है। तो एक मुस्लिम हस्बैंड जो साउंड माइंड का है, मेजर है, वो अपनी तलाक लेने की पावर अपनी पत्नी को डेलीगेट कर सकता है। उसको बोल सकता है कि तू मुझे तलाक दे सकती है कुछ कंडीशनों में, कुछ सिचुएशन में। इसका मतलब ये कभी नहीं है कि जो पति है उसकी तलाक लेने की पावर खत्म हो जाएगी। उसकी तो तलाक लेने की पावर रहेगी, पर वो अपनी पत्नी को भी डेलीगेट कर सकता है। पत्नी को क्या, वो किसी तीसरे बंदे को भी डेलीगेट कर सकता है। अब ये तलाक के तफवीज है, ये कब होता है? ये जो है ये एक एग्रीमेंट के जरिए होता है। एग्रीमेंट बनाया जाता है जब शादी होती है, मैरिज होती है, तो निकाह नामा होता है, उसमें ये लिख दिया जाता है तलाक के तफवीज के बारे में। मतलब बिफोर द मैरिज हो सकता है या आफ्टर द मैरिज भी हो सकता है। सच एग्रीमेंट कैन बी मेड आइदर बिफोर द मैरिज और आफ्टर द मैरिज, कभी भी बन सकता है। अब आप बोलोगे सर ये तलाक ये तफवीज में थोड़ा क्लियरनेस नहीं हो रही होगी शायद। मैं आपको दो केस लो बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा, फिर आपको और बताऊंगा। पहला केस लो है मोहम्मद खान वर्सेस शामली, SHAHMALI, मोहम्मद खान वर्सेस शामली 1972 J&K। इस केस में क्या हुआ था, इसमें एक एग्रीमेंट हो गया, शादी से पहले एक एग्रीमेंट हो गया, जिस एग्रीमेंट में ये लिखा गया कि जो पति है, जो लड़की का पति है, पति ने खुद बोला कि जो लड़की का पति है वो जवाई राजा बनकर पत्नी के घर रहेगा। एक एग्रीमेंट हुआ, उसमें पति ने बोला कि मैं वाइफ के साथ ही रहूँगा, उसके घरों में, उसके जो पैटर्नल घर है वहाँ रहूँगा, मतलब मैं जवाई राजा बन के रहूँगा। पहले हो गया। और ये लिख दिया गया अगर मैं कल को नहीं रहता हूँ जवाई राजा बनकर तो तू मुझे कभी भी डिवोर्स दे सकती है, तलाक दे सकती है। तो ये तलाक के तफवीज है। पति ने अपनी पावर तलाक की पावर पत्नी को डेलीगेट कर दी कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि मैं तेरे साथ नहीं रहता हूँ तो तू मुझे तलाक दे सकती है। तो अगर पति नहीं रहता है तो पत्नी के पास राइट है कि वो उसको तलाक दे सकती है। क्या हुआ, देयर वाज ए प्री नुप्टियल एग्रीमेंट according to which the defendant agreed to live in the plaintiff's paternal house, and if he would leave the house he would pay certain specified sum to the plaintiff, in default of which the condition would separate as divorce। क्या हुआ इस केस में, मोहम्मद खान वाले केस में, कि पति ने बोल दिया पत्नी को कि मैं आपकी माँ के साथ रहूँगा, बाप के साथ रहूँगा, जवाई राजा बन के रहूँगा, अगर नहीं रहा तो आप मुझे डिवोर्स दे सकते हैं, इवन मैं आपको पैसे दूंगा, अगर मैं नहीं रहा मैं आपको कंपनसेट करूंगा, पैसे दूंगा, और अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो आप मुझे तलाक दे सकते हैं। तो वाइफ तलाक दे सकती है। ये तलाक के तफवीज है, पत्नी को डेलीगेट की गई है पावर तलाक की। वैसे मंजिला बीबी वर्सेस नूर हुसैन के केस में क्या हुआ, जो वाइफ थी, पति पत्नी का शादी हुई, उससे पहले पति ने बोला कि मैं कभी आपके साथ बुरा बिहेवियर नहीं करूँगा, ना ही मैं कोई दूसरी शादी करूँगा, ना ही बुरा बिहेवियर करूँगा। तो पति ने बोला कि मैं आपको अपनी पावर डेलीगेट कर रहा हूँ, अगर मैं आपके साथ बुरा बिहेवियर करता हूँ, जिससे जो बिहेवियर आपको लगता है बुरा है, तो आप मेरे को तलाक दे सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि बाद में वाइफ के साथ बुरा बिहेवियर किया गया, उसको इल ट्रीट किया गया, तो वाइफ ने तलाक मांगा, तलाक के तफवीज मांगा, तो तलाक मिला। क्या हुआ केस में, पढ़ो एक बार। द पटिशनर वॉज मैरिड विद द डिफेंडर नूर हुसैन, इसकी शादी नूर हुसैन से हो गई थी। द हस्बैंड जो था ही डेलीगेटेड हिज पावर ऑफ डिवोर्स टू हिज वाइफ and the same was entered into कब्बीनामा which was executed also। हस्बैंड ने बोल दिया कि मेरी तलाक की पावर मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपको डेलीगेट कर रहा हूँ, और इसको प्रॉपर एग्जीक्यूट किया गया, इसका कब्बीनामा बनाया गया, रिटन डॉक्यूमेंट बनाया गया, मतलब बोलने का। When she was ill treated by her husband she dissolved the marriage, जब उसके साथ बुरा बिहेवियर किया गया उसने मैरिज को डिजोल्व कर दिया। किससे, इसी से, इसका ताकि तफवीज का हेल्प लेकर। कोर्ट ने क्या हेल्प किया, कोर्ट हेल्प दैट under the तलाक के तफवीज a husband can delegate his power of divorce to his wife and wife can rightfully take the divorce। वाइफ को डिवोर्स मिल गया। मतलब तलाक के तफवीज में क्या होता है ना, पति पत्नी के साथ प्रोमिस करता है कुछ कि मैं कोई बुरा बिहेवियर करूंगा या मैं दूसरी मैरिज कर लूंगा, जो प्रोमिस करता है
और पत्नी को बोलता है कि अगर मैं तेरे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करता या मैं दूसरी मैरिज कर लेता हूँ तो तू मुझे छोड़ सकती है, तू मेरे को तलाक दे सकती है। ये होता है तलाक के तफवीज। तलाक के तफवीज की जो डेलीगेटर पावर है ये पत्नी को भी दी जा सकती है, पत्नी के सिवा किसी तीसरे बंदे को भी दी जा सकती है। देखो क्या लिखा हुआ है, ए हस्बैंड में आइदर हिमसेल्फ रेपुडिएट द मैरिज और डेलीगेट दिस पावर टू हिज वाइफ, अपनी वाइफ को दे सकता है, इवन टू द थर्ड पार्टी आल्सो, या किसी थर्ड पार्टी को दे सकता है। सच ए डेलीगेशन ऑफ पावर इज नोन एज द तफवीज, इसको तफवीज बोलते हैं। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक हस्बैंड है एक वाइफ है, ये शादी करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, मतलब मैरिज होती है। वाइफ बोलती है तेरे को तो 4 शादियाँ अलाउड हैं, कल को तुम मुझे छोड़ देगा, 4 शादियाँ कर लेगा। पति बोलता है मैं कभी नहीं करूँगा, आपके साथ रहूँगा, अगर मैं करता हूँ तो तुम मुझे तलाक दे सकते हो, तेरे को पावर दे रहा हूँ। उसने लिख दिया, एग्रीमेंट बना दिया, तो यह तलाक के तफवीज। कल को अगर पति किसी दूसरी शादी करता है तो पत्नी इस ग्राउंड पे अपने पति को छोड़ सकती है, ये होता है तलाक के तफवीज। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे करते हैं हम डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, खुला और मुबारत के बारे में। तो अब मैं अगर खुला और मुबारत की बात करूं तो ये डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की कैटेगरी में आते हैं। खुला का मतलब क्या होता है? खुला को बोलते हैं डिवोर्स बाय परचेज, खरीद कर डिवोर्स लेना। इसमें क्या होता है, जो एक मुस्लिम पत्नी है वो अपने पति को बोलती है कि मैं आपको कुछ पैसे दूंगी, पैसा कुछ भी कंसिडरेशन दूंगी, वो कुछ भी अमाउंट हो सकता है जो महर में दिया गया हो, महर डावर में दिया गया हो। अब डावर क्या है आप बोलोगे, डावर के ऊपर वीडियो हमने बनाई है, हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाएं, मुस्लिम लोग की प्ले लिस्ट में जाएं, डावर पे वीडियो बनी है, इद्दत पे बनी है, काफ़ी वीडियो बनी है, आप देख सकते हैं वहाँ पे, आपको मिल जाएगी। तो क्या होता है डिवोर्स बाय परचेज में, खुला में, इसको बोलते हैं डिवोर्स बाय परचेज। इसमें वाइफ जो है वो डिवोर्स को खरीदती है, परचेज करती है। जो वाइफ है वो अपने पति को बोलती है कि मैं आपको कंसिडरेशन दूंगी, आप मेरे को इस मैरिज के बंधन से आज़ाद कर दो, मुझे रिलीज कर दो, मुझे आप छोड़ दो ताकि मैं दूसरी मैरिज कर सकूं। तो पति उस कंसिडरेशन से रेडी हो जाता है कि ठीक है मुझे पैसे दो, मैं छोड़ दूंगा। तो फिर फाइनली डिवोर्स हो जाता है। तो क्या होता है, खुला को बोलते हैं डिवोर्स बाय परचेज। इसमें क्या होता है, इन खुला देयर मस्ट बी एन ऑफर फ्रॉम वाइफ, वाइफ को ऑफर करती है, द ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द हस्बैंड, हस्बैंड उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है फॉर कंसिडरेशन, पैसों के लिए। वाइफ बोलती है मैं आपको कुछ पैसे दूंगी, मुझे छोड़ दो। पति उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, उस कंसिडरेशन को एक्सेप्ट कर लेता है और उसको रिलीज करने के लिए वो रेडी हो जाता है और खुला से डिवोर्स हो जाता है। अब कंसिडरेशन क्या हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग विच कैन बी गिवन इन महर, जो महर के रूप में दिया जा सकता है, डावर जो होता है मुस्लिम में दिया जाता है, जो भी है वो अमाउंट हो सकता है, वो कंसिडरेशन के रूप में लिया जा सकता है। जैसे पत्नी बोल दे कि मुझे आप डिवोर्स दे दो, मुझे आप छोड़ दो, मैं आपसे महर नहीं लूँगी, मैं आपसे डिवोर्स के टाइम पे कोई महर नहीं लूँगी, कोई पैसा नहीं लूँगी। या बोल दे कि आपने मेरे को महर दिया था शादी के टाइम पे 10 लाख रुपए, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगी बदले में। तो पति अगर मान लेता है तो उसको आज़ाद कर देता है, डिवोर्स दे देता है उसको, तो ये बोलेंगे डिवोर्स बाय खुला। अगर मान लो, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि मान लो पत्नी ने ऑफर दिया पति को कि मुझे रिलीज कर दो, डिवोर्स दे दो, मैं आपको पैसे दूंगी। पत्नी ने डिवोर्स दे दिया, पर पत्नी ने कोई पैसा नहीं दिया, डिवोर्स के बाद पत्नी ने पैसा देने से मना कर दिया, तो क्या ये डिवोर्स वैलिड होगा? तो डिवोर्स बिल्कुल वैलिड होगा, डिवोर्स वैलिड रहेगा। और जो पति है वो चाहे तो कोर्ट में केस कर सकता है पैसे लेने के लिए अलग से, पर डिवोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो वैलिड रहेगा। आप ये बोलेंगे कि सर ये म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स कैसे हुआ? कहीं ना कहीं ये म्यूचुअल कंसेंट ही है। पहले पत्नी की कंसेंट थी, शुरुआत पत्नी से हुई, फिर पत्नी ने भी कंसेंट दे दी, हाँ मैं तेरे को रिलीज कर दूंगा, तो म्यूचुअली कंसेंट होगी उनकी, तो इसको इसलिए म्यूचुअल कंसेंट की कैटेगरी में रखा गया है। अब बात आती है मुबारत की। तो मुबारत जो है ये भी म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लिया जाता है। मुबारत में क्या होता है, हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी बोल सकता है, दोनों में से कोई बोल सकता है कि मैं यार खुश नहीं हूँ मैरिज से, मैं अलग होना चाहता हूँ। मान लो हस्बैंड ने बोला और सेम बात वाइफ बोलती है कि मैं भी आपसे खुश नहीं हूँ, मैं भी आपसे अलग होना चाहती हूँ। फिर वो म्यूचुअली एग्री हो जाते हैं कि चलो इस मैरिज के बंधन को खत्म करते हैं और डिवोर्स लेते हैं। तो ये होता है मुबारत। मुबारत में क्या होता है, दोनों पति पत्नी में से कोई भी ऑफर दे सकता है मैरिज को खत्म करने के लिए। खुला में क्या था, खुला में वाइफ ऑफर दे रही थी, खुला में वाइफ पैसे देने की बात कर रही थी। मुबारत में ऑफर कोई भी दे सकता है मैरिज को खत्म करने का, पैसे की बात यहाँ नहीं होती। खुला में वाइफ जो है वो तंग है अपने पति से, इसलिए वो अलग होना चाहती है। मुबारत में क्या है, पति पति दोनों तंग है एक दूसरे से और दोनों अलग होना चाहते हैं, तो ये होता है मुबारत। ये हो गया डिवोर्स बाय मुबारत। अब बात करते हैं, क्या पता पेपर में दोनों में डिफरेंस आ जाए 4 नंबर का या 2 नंबर का या 10 नंबर का, तो आपने ये भी देखते याद रखना है। अगर आप चाहते हो स्टूडेंट कि खुला को डिटेल में पढ़ाओ, मुबारत को डिटेल में पढ़ाओ, तो मैंने वीडियो बना रखी है, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, मुस्लिम लोग वाली प्लेलिस्ट में जाइए और आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, डिटेल में डिस्कस किया। यहाँ तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ इकट्ठी वीडियो के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे करते हैं हम लोग लियन और फस्क के बारे में।
तो स्टूडेंट्स अगर लियन की बात करूं, वैसे लियन का जो राइट है, लियन जो डिवोर्स लेने का राइट है वो किसके पास होता है, वाइफ के पास ही, वाइफ ही डिवोर्स ले सकती है। पर लियन जुडिशियल में आ जाता है, जुडिशियल डिवोर्स में आ जाता है, क्योंकि लियन के ग्राउंड में अगर डिवोर्स लेना तो कोर्ट में जाना पड़ेगा। अब लियन होता क्या है, लियन का मतलब होता है फॉल्स चार्ज ऑफ अडल्ट्री। एक पति अपनी पत्नी को बोलता है कि तू अडल्ट्री करती है और झूठे आरोप लगाता है, या एक पति बोलता है कि जो बच्चा पैदा हो रहा है मेरा नहीं है, ये किसी और का है, मतलब झूठे आरोप लगा रहा है अडल्ट्री के पत्नी के ऊपर। तो जो पत्नी है वो पति से डिवोर्स ले सकती है, वो कोर्ट में जा सकती है और कोर्ट में जाके जुडिशियल डिवोर्स के लिए बोल सकती है मुझे डिवोर्स दिया जाए, मेरा पति मुझे एडल्ट्रियस बोलता है, मेरे को वो अपवित्र बोल रहा है। पर बात वो है कि पत्नी के ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा हो। अगर पति कोर्ट में प्रूव कर देता है कि पत्नी सच में ही एडल्टरी करती है, अपवित्र है, अनचास्टिटी है, तो फिर उसको डिवोर्स नहीं मिलेगा। तो बात कर जाए अगर लियन की, लियन का मतलब होता है फॉल्स चार्ज ऑफ एडल्टरी, झूठे आरोप लगाना। तो लियन में क्या होता है कि जो हस्बैंड है जो कि सेन है, साउंड माइंड का है, एडल्ट है, मतलब मेजर है, वो चार्ज लगाता है, झूठे आरोप लगाता है हिज वाइफ के ऊपर एडल्टरी के, या डिनाइज द पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड, या फिर बच्चे की पैटर्निटी से मना कर देता है, मतलब वो खुद को पिता मानने से मना कर देता है, बोलता है मैं इस बच्चे का पिता नहीं हूँ, जो उस पत्नी का बच्चा है उसको पिता मानने से वो मना कर देता है। दूसरी बात, जो चार्ज हैं वो फाल्स होते हैं, झूठे चार्ज होते हैं। अगर चार्ज सच्चे हुए तो उसको फिर डिवोर्स नहीं मिलेगा। चार्ज झूठे होते हैं, झूठी आरोप लगाए जा रहे हैं पत्नी के ऊपर कि तू अपवित्र है, तू अडल्ट्री करती है। तीसरी बात, जो फाल्स चार्जेस हैं डज नॉट इप्सो फैक्टो डिसॉल्व द मैरिज। अगर पति ने पत्नी को बोल दिया तू अडल्ट्री करती है, तू अडल्ट्रियस है, तू अनचास्टिटी है, तो ये अपने आप ही मैरिज को डिसॉल्व नहीं कर देगा। पत्नी को कहाँ जाना पड़ेगा, कोर्ट में। शी मस्ट फाइल ए रेगुलर सूट, कोर्ट में रेगुलर सूट कर डालना पड़ेगा फॉर डिसॉल्विंग द मैरिज, उसे रेगुलर सूट डालना पड़ेगा। लियन अप्लाइज ओनली वैलिड मैरिज, लियन सिर्फ वैलिड मैरिज के केस में होता है, ये इरेगुलर मैरिज के केस में नहीं होता। मतलब अगर मैरिज वैलिड है और वैलिड मैरिज का पति पत्नी को बोल रहा है कि तू अडल्ट्री करती है, तब उसकी पत्नी कोर्ट में जाकर डिवोर्स के लिए बोल सकती है। अगर मैरिज इरेगुलर है या वाइड है, तब इस वाली पैदा नहीं होता लियन का, तब उनको डिवोर्स नहीं मिलेगा। अब बात आती है रेस्ट्रिक्शन ऑफ द चार्ज, सॉरी रेस्ट्रिक्शन नहीं, रिट्रैक्शन ऑफ चार्जेस, रिट्रैक्शन ऑफ चार्जेस, RETRACTION ऑफ चार्जेस। इसका मतलब होता है कि क्या अगर पति ने पत्नी के ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं कि वो अडल्ट्री करती है, तो क्या पति उन चार्जेस को रिट्रैक्ट कर सकता है, वापस ले सकता है? तो बिल्कुल ले सकता है। जो पति है वो बोल देगा साफ साफ कि मैंने अपनी पत्नी के ऊपर अडल्ट्री के चार्ज लगाए थे और मुझे पता है ये चार्ज झूठे हैं, मैंने झूठे चार्ज लगाए थे। पर बात ये है कि अगर पत्नी ने कोर्ट में केस कर दिया है लियन के ग्राउंड पे डिवोर्स लेने का, तो ट्रायल खत्म होने से पहले पहले पति को रिट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर ट्रायल होने से पहले पहले उसने रिट्रैक्शन नहीं करी, ट्रायल कंप्लीट हो गया, तब फिर डिवोर्स हो जाएगा, फिर डिवोर्स नहीं रुकेगा। तो ये सारा कुछ आपने लियन में लिखना है। अब हम पढ़ते हैं फसक के बारे में, और फसक के साथ हम डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 भी कर लेते हैं। तो स्टूडेंट अगर मैं फसक की बात करूं तो फसक का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ द मैरिज, रेवोकेशन ऑफ द मैरिज, एबोलिशन ऑफ द मैरिज। फसक के में क्या होता है, अगर जो मुस्लिम वूमेन है, जो मुस्लिम वाइफ है, मुस्लिम वाइफ जो है, अगर उसके साथ बुरा बिहेवियर हो रहा है, उसको मारा पीटा जा रहा है, तो वो काजी के पास जा सकती है, काजी के पास, वो डिवोर्स के लिए बोल सकती है, मैरिज को कैंसिल करने के लिए बोल सकती है। ये होता है फसक। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, इससे पहले कोई भी ऐसा लॉ नहीं था जो मुस्लिम वूमेन को राइट देता हो मैरिज को ख़त्म करने का। इस एक्ट के पास होने से पहले मुस्लिम वूमेन के पास स्पेशल कोई लेजिस्लेशन नहीं था जो उसको राइट देता हो कि वो अपनी मैरिज खत्म कर सकती है अगर वो अपने पति से दुखी है, अगर पति उसको मारता पीटता है या पति उसके साथ नहीं रहता कोई भी ग्राउंड पे। लेकिन जब से ये एक्ट पास हुआ है तब से वाइफ को बहुत सारे ग्राउंड मिल गए हैं डिवोर्स लेने के, और कोर्ट की सहायता से। तो फसक का मतलब होता है सिंपली कैंसिलेशन ऑफ मैरिज, और ये काजी के पास जाके हो सकता है। पर जब से ये एक्ट पास हुआ है इसके बाद जो वाइफ है वो कहाँ जा सकती है, कोर्ट में। कोर्ट में जाकर वो अपने डिवोर्स ले सकती है, मैरिज को खत्म कर सकती है। किन किन ग्राउंड्स पे ले सकती है, तो कुल मिला के 8-9 ग्राउंड है। अब मैं जब आपको डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट करवाऊंगा आगे अगला पॉइंट, तो आपका सारा क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब मैं बात करूंगा डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 की। इसमें क्या होता है, जो ये एक्ट है ये कुल मिला के 8 ग्राउंड डिवोर्स के देता है, सिर्फ मुस्लिम वाइफ को देता है। हस्बैंड को ग्राउंड नहीं है डिवोर्स के, सिर्फ मुस्लिम वाइफ को दिए गए हैं। ये 1939 में एक्ट पास हुआ था, इससे पहले
नहीं था। इससे पहले वाइफ को बड़े कम राइट थे, इसके बाद एक्ट के पास होने के बाद वाइफ को राइट मिले हैं। जैसे हिंदूज की बात करूं तो सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 में वाइफ को 4 ग्राउंड दिए गए हैं डाइवोर्स लेने के स्पेशल ग्राउंड, इसमें वाइफ को 8 ग्राउंड दिए गए हैं और मिलते ही हैं सारे उस हिंदू लोग की तरह ही हैं, बड़े ईजी हैं। और जो ये ग्राउंड लिए गए हैं ना, ये डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट बना है, ये मलाकी स्कूल जो है उससे इन्फ्लुएंस होकर बना है। इस स्कूल के बेस पे ये ग्राउंड बने हैं, ये एक्ट बना है, ये एक्ट पास हुआ है। तो मलाकी स्कूल के बेस पे ये एक्ट पास हुआ है। तो पहला जो ग्राउंड है सेक्शन 2 में दिए गए हैं सारे ग्राउंड। पहला ग्राउंड जो है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 में दिया गया है, जो है अब्सेंस ऑफ हस्बैंड अब्सेंस ऑफ हस्बैंड पति। ये बोलता है कि अगर किसी मुस्लिम वाइफ का जो हस्बैंड है वो 4 साल से लापता है, 4 साल से उसके बारे में कुछ नहीं पता, उसके घर वालों को नहीं पता, उसके दोस्तों को नहीं पता, फैमिली मेंबर को नहीं पता, तो पत्नी जो है इस ग्राउंड पे डिवोर्स ले सकती है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 के अंदर वो कोर्ट में जा सकती है और डिवोर्स के लिए बोल सकती है। दूसरा पॉइंट है वो है फेलियर टू मेंटेन द वाइफ फॉर 2 ईयर। सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 ये बोलता है कि अगर कोई मुस्लिम पति जो है वो अपनी मुस्लिम वाइफ को पिछले 2 सालों से मेंटेन नहीं कर रहा, उसका गुजारा भत्ता नहीं कर रहा, उसको मेंटेन नहीं कर रहा, तो पत्नी इस ग्राउंड पे भी डिवोर्स ले सकती है, कोर्ट में जा सकती है। तीसरा ग्राउंड है वो है इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 ईयर। सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 ये बोलता है कि अगर किसी मुस्लिम पति मुस्लिम हस्बैंड को 7 साल या 7 साल से ज़्यादा की जेल हो जाती है तो उसकी पत्नी इस ग्राउंड पे भी डिवोर्स ले सकती है कि मेरे पति को तो अब 7 ईयर या 7 ईयर से ज़्यादा जेल हो गई है, वो यहाँ रहेगा नहीं, तो मैं दूसरी शादी करना चाहती हूँ, तो कोर्ट उसको डिवोर्स दे देगा सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 के अंदर। चौथा पॉइंट है वो है फेलियर टू परफॉर्म द मैरिटल ऑब्लिगेशन। ये बोलता है कि जो मुस्लिम पति है अगर वो अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशन पूरी नहीं कर रहा और वो फेल हो गया पिछले 3 सालों से, मतलब 3 साल हो गए और 3 सालों से वो कोई भी मैरिटल ऑब्लिगेशन पूरी नहीं कर रहा, तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 4 बोलता है कि जो मुस्लिम वाइफ है वो कोर्ट में जाके इस ग्राउंड पे डिवोर्स ले सकती है कि मेरा पति मैरिटल ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करता। मैरिटल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है मैरिज से संबंधित ऑब्लिगेशन। शादी के बाद क्या क्या ऑब्लिगेशन हो जाती हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है, बच्चे पैदा करने हैं, ये भी एक ऑब्लिगेशन है, एक दूसरे की फैमिली को टाइम देना है, एक दूसरे को टाइम देना है, सारी बातें इसमें आ जाएंगी। तो अगर कोई मुस्लिम हस्बैंड है वो पिछले 3 साल से कोई मैरिटल ऑब्लिगेशन पूरी नहीं कर रहा तो उसकी वाइफ सेक्शन 2 सब सेक्शन 4 के अंदर कोर्ट में जा सकती है और डिवोर्स के लिए बोल सकती है, जुडिशियल डिवोर्स ले सकती है। 5वां पॉइंट है वो है इम्पोर्टेंसी ऑफ द हस्बैंड। इम्पोर्टेंसी का पता ही आपको कि अगर कोई मुस्लिम पति है, मुस्लिम हस्बैंड है, वो अपनी पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए कैपेबल नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंसी मेंटली भी हो सकती है और फिजिकल भी। मेंटल का मतलब है कि जो पति है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर तो सकता है, फिजिकली वो फिट है, पर वो ये सोचता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करना पाप है, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ऐसी ऐसी उसकी सोच है। तो वो अगर नहीं करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स तो ये इंपोर्टेंट माना जाएगा और उसकी पत्नी कोर्ट में जाके डिवोर्स ले सकती है सेक्शन 2 सब सेक्शन 4 में। फिजिकल इंपोर्टेंसी का मतलब होता है कि एक मुस्लिम जो है पति जो है वो फिजिकली अनफिट है, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर ही नहीं सकता पत्नी के साथ, वो फिजिकली अनफिट है, वो करना तो चाहता है पर नहीं कर सकता, तो फिजिकल इंपोर्टेंट हुआ तो उसकी पत्नी डिवोर्स ले सकती है सेक्शन 2 सब सेक्शन 4 के अंदर, 5 है यहाँ, 5 के अंदर केस कर। अगला पॉइंट आता है वो आता है इंसानिटी एंड वेनेरियल डिजीज। सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 ये बोलता है कि अगर कोई मुस्लिम हस्बैंड है वो पागल है, पागल का मतलब है पिछले 2 साल से वो पागल है, मैं कम से कम 2 साल से पागल हुआ होना चाहिए, 2 साल तक वो ठीक नहीं हुआ तभी आप डिवोर्स की पिटीशन डाल सकते हो। तो अगर कोई भी पति मुस्लिम पिछले 2 सालों से पागल है, ठीक नहीं हुआ, तो उसकी पत्नी कोर्ट में जाके डिवोर्स का पिटीशन डाल सकती है इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 के अंदर। या इंसानिटी होगी या फिर उसका पति जो किसी बड़ी खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है, वेनेरियल डिजीज, जो ठीक नहीं हो सकती, जैसे कैंसर हो गया, एड्स हो गया, वो ठीक ही नहीं हो सकती, जो ठीक होने के लिए काबिल नहीं है, तब भी वाइफ डिवोर्स ले सकती है। यहाँ पे एक पॉइंट पहले और भी था, 2019 से पहले एक पॉइंट और भी था, लेप्रेसी। लेप्रेसी का मतलब होता है कोड पढ़ना, पर 2019 के बाद पर्सनल लॉ में अमेंडमेंट हुई थी और लेप्रेसी को ग्राउंड हटा दिया गया, हिंदू लॉ में भी हटा दिया गया, मुस्लिम में भी हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि कोई भी जो लेप्रेसी है वो क्योरेबल नेचर की है, वो ठीक हो सकती है, इसलिए अब ये ग्राउंड डिवोर्स का नहीं है, तो इसको पर्सनल लॉ में अमेंडमेंट करी 2019 में। और जहाँ जहाँ लेप्रेसी वर्ड लिखा गया था, चाहे वो मेंटेनेंस को लेकर लिखा गया था, डिवोर्स को लेकर लिखा गया था, वो हटा दिया गया है। तो पहले यहाँ लेप्रेसी भी था, वो अब नहीं रहा।
सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा केस डिसाइड किया था, क्या नाम था केस का, पंकज सिन्हा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें ये कोर्ट बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी कि लेप्रेसी इज नाउ ऑफ क्योरेबल नेचर, देयरफॉर नो डिवोर्स नो मेंटेनेंस शुड बी गिवन ऑन दिस ग्राउंड। तो जहां जहां लेप्रेसी वर्ड था वहां हटा दिया गया पर्सनल लॉ में अमेंडमेंट करके 2019 में। अब बात आती है अगले पॉइंट की, वो है रेपुडिएशन ऑफ मैरिज बाय वाइफ। सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 ये बोलता है कि अगर कोई मुस्लिम लड़की है उसकी शादी 15 साल से पहले ही करवा दी गई थी उसके गार्जियन के द्वारा, तो वो लड़की 15 साल की एज कंप्लीट करने के बाद 18 साल की एज से पहले 15 के बाद 18 से पहले कभी भी अपनी मैरिज को रेपुडिएट कर सकती है, कैंसिल करवा सकती है, ख़त्म करवा सकती है। चाहे तो ना भी करवाए पर करवा भी सकती है। अब आती है बात लास्ट पॉइंट की, क्रुएल्टी की। ये बोलता है कि अगर कोई मुस्लिम हस्बैंड है वो अपनी पत्नी को मारता पीटता है, क्रुएल्टी करता है, क्रुएल्टी मतलब फिजिकली उसको मारना पीटना, मेंटली उसको हरास करना, वो क्रुएल्टी की डेफिनेशन में आता है, तो जो पत्नी है वो डिवोर्स ले सकती है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 8 आएगा, मतलब यहाँ पे वी और 8 आएगा, इसके अंदर वो डिवोर्स ले सकती है, उसको डिवोर्स लेने का पूरा राइट है, वो डिवोर्स की पिटीशन डाल सकती है। तो गाइस हमारा डिवोर्स का पूरा कंसेप्ट हो गया है। ये हमने सारी बातें शॉर्ट में बताई हैं। अगर आपको लगता है कि डिटेल में पढ़ना है और डिटेल में जानना है तो हमने एक टॉपिक, चाहे जेहर हो, चाहे इल्ला हो, चाहे खुल्ला हो, चाहे ये एक्ट हो, हमने अलग वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो आप हमारे चैनल लॉ विद ट्विंस में जाएँ, उसकी प्ले लिस्ट में जाएं, वहाँ मुस्लिम लॉ वाली जो प्ले लिस्ट है उसको क्लिक करें, सारी वीडियो आ जाएंगी, वहाँ आप वीडियो मजे से देख सकते हैं, सारा का सारा आपका क्लियर हो जाएगा और इसको देख लेंगे, यही आपके लिए काफ़ी है। वैसे बहुत कुछ मैंने यहाँ बता दिया है। आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं, इन चीज़ों को आप नोट्स के रूप में देखना चाहते हैं, ईजिली समझना चाहते हैं, तो नोट्स हमारे ले सकते हैं 98 166 34 276। इस पर आप मैसेज कर दें 9816 34276, ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ मैसेज कर दें, नोट्स मिल जाएंगे। या फिर आप मैसेज कर सकते हैं 98 164 92 276 9816 492276, यहाँ व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स पेड हैं पर आपको बड़ी हेल्प करेंगे, ईजी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।